आधुनिक भारत के इतिहास में 1927 और 28 और फिर 32 यहां तक 27 से या 28 से लेकर 32 तक का युग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से होने लगी हैं 1924 के एचआरए के गठन के बाद ही, और 1925 में काकोरी कांड के बाद और ज्यादा क्रांतिकारी सक्रिय हो चुके हैं और सैंडर्स की हत्या होगी। कौन है सैंडर्स, क्या हुआ, ये साइमन कमीशन से प्रश्न बनेगा। इसमें के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम इसी को उठा रहे हैं, साइमन कमीशन 1927 में गठन, नवंबर 1927 में, और 3 फरवरी 1928 में भारत आया साइमन कमीशन। मैंने इसके बारे में लिखा था क्यों आया, कौन है साइमन कमीशन, इसमें क्या क्या उद्देश्य था इसका, ये तो ठीक है, इससे हमारा। उसके अलावा बारदौली गुजरात में एक किसान सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में, और बारदौली की महिलाओं ने बाद में पटेल को सरदार की उपाधि दे दी थी, और उन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी ने उनको पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा था। एचएसआरए का ही विस्तृत रूप है। यहां पर एस फॉर सोशलिस्ट यानी समाजवाद है। अब इस समाजवाद को जोड़ने का काम किसने किया और ये इसका गठन हुआ कहां, ये सब हमारे पास आना है। जबकि एचआरए का गठन कानपुर में हुआ था, ये हमें पता है। सैंडर्स जो कि साइमन कमीशन के बाद की घटना मानी जाती है कि लाला लाजपत राय को लाठी डंडों से पिटवाया था सैंडर्स ने, बाद में क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी वहीं लाहौर में ही। अच्छा, उसके अलावा यहां पर है नेहरू रिपोर्ट। उस समय तत्कालीन भारत सचिव वर्किन हेड ने जब भारतीय को चुनौती दी, भैया अपना संविधान तैयार करो, अगर तुम में योग्यता है तो भारत के कुछ योग्य व्यक्तियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, एक संवैधानिक टाइप की रिपोर्ट जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और लास्ट है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1928 का। अब इसी सीक्वेंस में सबसे पहले चलता हूं साइमन कमीशन और उसका भारत आगमन, जो भी यहां से प्रश्न बनते हैं। साइमन कमीशन मतलब ये साइमन कमीशन का भारत आगमन का है, भारत आगमन। क्योंकि मैं साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता रखा था इससे पहले 1927 में। अब इसमें हमने कहा था कि साइमन कमीशन क्यों आया था, वहां पर मैं बता रहा था। अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत आगमन एग्जैक्ट कब हुआ है, जो जो भी प्रश्न होंगे मैं यहां पर लिखा दूंगा इससे। अगर भारत कब आया पूछता है, भारत आया तो डेट वही 3 फरवरी की रहेगी, ध्यान रखना। 1928 तो चल ही रहा है। अब क्यों आया, कितने सदस्य थे, अगर मैं सदस्य यहां पर बोलूं, अब जो कि हमने पहले पढ़ भी दिया है, साइमन कमीशन के 7 सदस्य। अध्यक्ष चूंकि साइमन थे, इस वजह से उसे साइमन कमीशन कहते हैं। और वैसे इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था, व्हाइट, सफेद लोगों का, व्हाइट मैन कमीशन, जो मैं बात बता रहा था। अच्छा, नॉर्मली अगर इसका चूंकि यहां पर हमने इसको शुरू किया है, गठन पूछेगा तो गठन तो 28 नवंबर 1927 में, ये इसके गठन की बात कह रहा था। अगर गठन का प्रश्न बने तो अलग चीज है, वो 1927 में हो चुका है। अब गठन क्यों हुआ, किस संदर्भ में हुआ, ये मैं आपको उस दिन बता रहा था। और फिर साइमन कमीशन के 7 सदस्य के नाम भी बता रहा था मैं आपको। मुझे लग रहा है मैंने 27 में सब लिखा दिया था, लेकिन अब यहां पर शुरुआत करने मैंने। साइमन कमीशन भारत इसलिए आया क्योंकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा करनी थी, जिसके तहत भारत में प्रांतों में द्वैत शासन और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, और इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ा दिया गया था। मुसलमानों के अलावा वो सिखों तक उसका विस्तार किया गया, और एंग्लो इंडियन तक किया, विदेशियों ईसाइयों तक किया, मतलब उसका प्रचार प्रसार कर दिया। बहरहाल जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसकी समीक्षा करनी थी आने वाले 10 साल बाद, लेकिन गठन 1927 में ही कर दिया गया, और 1928 में अंततः भारत में साइमन कमीशन पहुंच गया 7 सदस्य। चूंकि भारत से संबंधित जांच और समीक्षा या सर्वे करना था इसने, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए भारत के लोगों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा, और इसे साइमन गो बैक के नारे दिए जा रहे थे। साइमन कमीशन का भारत में बहुत व्यापक विरोध हुआ। अब प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध कर कौन रहा था, और भारत में इस समय पूरी तरह से कांग्रेस है, आपको बताइए, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह सब होना है होने को।
लेकिन साइमन कमीशन में जो लोग उभर कर आए हैं उनका नाम आने वाला है। तो अगर प्रश्न ऐसे बनाता है साइमन कमीशन से, साइमन कमीशन, फिर से मैं प्रश्न जो इससे बन जा रहे हैं या बन सकते हैं, साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध हुआ और पूछता है कि कौन कौन इसका समर्थन कर रहा था, कौन इसका विरोध कर रहा था। पहले तो मैं इस टाइप से सरल तरीके से आपके सामने रख देता हूं, समर्थन, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, और विरोध, खासकर पार्टियों की बात हो रही है। साइमन कमीशन के समर्थन करने वाली पार्टियां और विरोध करने वाली पार्टियां। अब इसी तरह से मैं यहां पर लिख दूंगा, यहां से प्रश्न उठ जाते हैं कभी, किसने नहीं किया था विरोध या कौन थे ऐसे। अब चूंकि हमें जानते हैं यहां पर उस समय या तो कांग्रेस होगी, मुस्लिम लीग होगी, या छोटी मोटी पार्टियां होंगी, हिंदू महासभा होगी, जो भी यहां पर उस समय पार्टियां सक्रिय थी, उसमें सबसे पहले विरोध करने वाले लोग या समर्थन करने वाले लोग, मतलब साइमन कमीशन का समर्थन करना था, मतलब भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में काम करना। ऐसे जो नाम थे, वो उद्देश्य तो यह होगा भैया साइमन कमीशन में जब एक भी भारतीय सदस्य नहीं है तो इसका विरोध करो, और कांग्रेस इसका विरोध करेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो विरोध करने वाली पार्टियों का नाम पहले लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं विरोध करने वालों का नाम पहले लिखता हूं। सबसे पहले INC यानी कांग्रेस, मतलब भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी कि भैया साइमन कमीशन नहीं आना चाहिए, या विरोध के कई कारण थे इसमें। प्रांतों में द्वैत शासन एक कुशासन था, उससे भारतीयों की समाजार्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और फिर उसकी समीक्षा करने का मतलब एक खाली बहाना था, एक रिपोर्ट तैयार करना था जबरदस्ती कि वो ठीक ठाक काम कर रहा है, हो सकता है आगे की गतिविधियों को फिर से अंजाम दिया जा सके, इसलिए कांग्रेस का विरोध करना तय था। अब कांग्रेस के अलावा जो विरोध कर रही थी वो मुस्लिम लीग थी। अब मुस्लिम लीग में जिन्ना गुट कहते हैं कि मुस्लिम लीग में बाद में इसी को लेकर, मतलब साइमन कमीशन के विरोध और समर्थन को लेकर फूट पड़ गई थी, और जिसमें मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना गुट तो यहां आ गया विरोध में, और शफी गुट जो कि मुस्लिम लीग का था वो चला गया उसके समर्थन में। तो मैं, अच्छा, उसके अलावा विरोध करने वाले कौन थे? हिंदू महासभा होगी भैया, हिंदू महासभा, क्योंकि मुस्लिम लीग में इसके कारण फूट पड़ी है, तो ये जिन्ना गुट है वैसे देखा जाए तो, जो विरोध में खड़ा है, जो मतलब इस समय भारत के साथ खड़ा है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो हम नाम लिख रहे हैं। हिंदू महासभा 1915 में ही इसका गठन हो चुका था, ये सब पहले हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, लिबरल फेडरेशन, उदारवादियों की पार्टी, पहले भी नाम आ चुका है इसका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सप्रू वगैरह, तेज बहादुर सप्रू, लिबरल फेडरेशन, उदारवादी संघ, जो इसके विरोध में खड़े हैं। ये चार पार्टियां, इनमें से कौन समर्थन नहीं कर रहा था, समर्थन कर रहा था, इस टाइप का प्रश्न। और किसान मजदूर पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, मैंने जो डायरेक्टली लिख दिए वो तो ये बड़े बड़े नामों में, ये देखिए ये महत्वपूर्ण नाम है। व्यक्तिगत स्तर पर मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम मैंने यहां पर लिखा है, ये क्योंकि मुस्लिम लीग के एक गुट के सदस्य थे। फिलहाल मुस्लिम लीग में 1928 में इसी को लेकर फूट पड़ जाएगी, ये जो इसके विरोध में खड़ी है, कांग्रेस के साथ है मतलब। अब ऐसे भी लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में देखते कौन समर्थक है, देखते हैं समर्थन में कौन खड़े हैं। पहला नाम, इसमें मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग नहीं है, मुस्लिम लीग का सफी गुट, मोहम्मद सफी गुट, तो इसमें मोहम्मद सफी है। मतलब हमने कहा था कि इसी को लेकर, इस समर्थन को लेकर या विरोध को लेकर मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई थी, मुस्लिम लीग दो भागों में बढ़ गई थी। जो जिन्ना गुट है वो वहां चला गया विरोध में, और जो सफी गुट है मोहम्मद सफी वाला वो समर्थन में चला गया। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा नाम जो सुनकर आपको लगेगा भी ऐसा ऐसा क्यों, अंबेडकर। मैंने अंबेडकर के बारे में इससे पहले भी लिखाया है काफी कुछ। भारत में संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, और दलितों के उत्थान के लिए जो उन्होंने किया है वो अकल्पनीय, अतुलनीय है मतलब। लेकिन यहां पर कांग्रेस और
अंबेडकर, इनमें कहीं न कहीं थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति रही है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो जहां पर मतलब कांग्रेस थी, जहां पर गांधी थे, वहां पर अंबेडकर नहीं थे। कई मंचों में आप देखते रहेंगे अभी अंबेडकर ने कहीं न कहीं समर्थन किया। जो खास खास बातें होंगी मैं लिखा रहूंगा। इसके अलावा देसी राजे महाराजे वो तो समर्थन करेंगे ही करेंगे। पूंजीपति लोग, पूंजीपति, देसी राजा महाराजा, ये सब कहीं न कहीं समर्थन करने वाले लोग हैं जो इस समय इसका मतलब साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। मतलब एक हिसाब से देश के विरोध में खड़े थे। अब उस समय उनका क्या सोच थी, वो क्या सोचते थे, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो ये है कि हम पूरा देश अगर साइमन कमीशन का विरोध कर रहा है तो इन सबको करना चाहिए। लेकिन ये लोग उनके समर्थन में कहीं ना कहीं। ये मेरा प्रश्न था। मैं साइमन कमीशन को फिर से लाता हूं ताकि इस पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी को हो रखा है और 7 सदस्य इसमें मैंने 7 के साथ पहले लिखा रखे 1927 में, और इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते थे। इसका गठन अगर पूछेगा तो 1927 में। और साइमन कमीशन जब भारत आया था तो मुंबई बंदरगाह पर, तो इसका कैसे कैसे विरोध किया। विरोध करने वाले ये लोग हैं, ये पार्टियां हैं, और समर्थन करने वाले ये पार्टियां हैं। अब आपके पास आगे बढ़ते हैं। खैर, साइमन कमीशन भारत आया कितने विरोध के बावजूद भी, और अलग अलग समय पर इसका विरोध होने लगा, अलग अलग जगहों पर इसका विरोध होने लगा। अब इसमें प्रश्न उठते हैं कि साइमन कमीशन जब भारत आ रहा था उस समय साइमन कमीशन का विरोध किसने कहां से किया था। अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो मुझे और एक पॉइंट बना देना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट बना देना। साइमन कमीशन का विरोध और वो स्थान, ऐसे प्रश्न बना रहा है। जैसे प्रश्न है वैसे ही उत्तर भी यहां पर रखते हैं हम लोग। जैसे पूछता है कि अब इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ से किसने किया। ये ऐसे प्रश्न, भैया साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ से कौन कर रहा था। अच्छा, उसके अलावा मतलब पार्टियां कौन करी थी, तो ठीक है। जगह पूछे तो फिर ऐसे प्रश्न बनेगा, साइमन कमीशन का विरोध अच्छा लाहौर से कौन कर रहा था। ये प्रश्न भी आपके पास होने चाहिए। जो बड़े बड़े नाम हो सब आ रहे हैं, साइमन कमीशन के विरोध करने वाली संस्थाओं के नाम आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विरोध का स्थान था वैसे लखनऊ था, लाहौर था, और जिनमें जो बड़े बड़े नाम जुड़े हैं वो सब आने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा दक्षिण भारत से कौन कर रहा था। कभी दक्षिण भारत से पूछे तो मद्रास वगैरह से, दक्षिण भारत, मद्रास से। साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान जहां जहां बड़े व्यापक आंदोलन हो रहे हैं वो नाम हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे लिख दे रहा हूं कि भैया कहां किसने किया और कौन इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय था। तो साइमन कमीशन के विरोध में सबसे ज्यादा सक्रिय वैसे लखनऊ से हो रहा था, या उत्तर प्रदेश से। इसे संयुक्त प्रांत करके नाम भी पूछा है, तो संयुक्त प्रांत से कौन कर रहा था। तो मैं पहले इनके नाम लिखता हूं तब बच्चे खुशी नाम लाता हूं। यह है लखनऊ का क्षेत्र। अच्छा, इसमें नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। लाहौर से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय वैसे देखा जाए तो साइमन कमीशन के विरोध करने वालों में सबसे बड़ा नाम है, और लाला लाजपत राय ने लाहौर से साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया था। हालांकि पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और साइमन गो बैक के नारे दिए जा रहे थे जहां तहां। लेकिन उसके अगर प्रश्न फिर भी बनाता है कि सबसे ज्यादा व्यापक विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था साइमन कमीशन का, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने पूरे पंजाब क्षेत्र में कहीं ना कहीं साइमन कमीशन को लेकर बहिष्कार का विरोध, मतलब स्वर सब जनता को सामने रखा था या जनता को सामने लाया था साइमन कमीशन। और भारत में जब साइमन कमीशन मुंबई बंदरगाह पर आया था, बताते हैं, वहीं पर साइमन गो बैक के नारे दिए जा रहे थे। और साइमन गो बैक के नारे जब दिए जाने का मतलब था कि साइमन कमीशन का जिस उद्देश्य से गठन हो रखा था वो भारत में कहीं ना कहीं वो भारतीय उसमें सदस्य नहीं थे,
और उसका उद्देश्य था कहीं ना कहीं भारत के लिए काम करना। तो इसलिए भारत के लिए काम करने वाला साइमन कमीशन भारतीय सदस्यों के बिना था, तो इसलिए उसका विरोध करना स्वाभाविक था। इसलिए दक्षिण भारत तक इसका विरोध होने लगा और सबसे ज्यादा विरोध नॉर्थ, ये लाहौर में उसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी लिखा है कहीं पर, इसको मैं फिलहाल जैसे जैसे प्रश्न बने हैं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। और तो और लाला लाजपत राय को इसके लिए लाठी डंडों से पीटा गया। उस समय जब ये घटना घटी थी तो तब वहां पर शांडर्स था और शांडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी डंडे बरसाने का आदेश दे दिया था, बताते हैं। और इसलिए लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1930 में मृत्यु होने वाली है, मृत्यु हो जाएगी इसी दौरान, मतलब इसकी वजह से। तब लाला लाजपत राय के बारे में कहा गया था कि उन्होंने सैंडर्स कमीशन और जो सैंडर्स था उसका तो विरोध किया ही था, उसके अलावा जो ये साइमन कमीशन था इसके विरोध में ये भी कहा था कि मरते मरते कि मेरे शरीर पर पड़े लाठी डंडों का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। और ये स्टेटमेंट भी पूछा इसी संदर्भ में, किसने कहा था। अच्छा, दक्षिण भारत में जो नाम थे उनका नाम भी मैं यहां पर लिखता हूं, टी प्रकाशम और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दक्षिण भारत में ये विरोध कर रहे थे। और इसके अलावा विरोध जहां तहां हो रहा था वो मैं और लिखता हूं। इसके अलावा विरोध के जो स्थान थे, बंगाल, दिल्ली मतलब पूर्वी भारत हो गया, दिल्ली उत्तर भारत हो गया, तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ये हो गया। और संयुक्त प्रांत भी लिखता है कहीं पर, अलग से लिखा है संयुक्त प्रांत, हालांकि मैं लखनऊ लिख चुका हूं, संयुक्त प्रांत। और बंबई, महाराष्ट्र मतलब पश्चिम भारत में इसका व्यापक विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन, इसका व्यापक विरोध किया गया था, व्यापक विरोध किया गया था। ये दो तीन नाम जहां पर मुझे लिखाने थे कि साइमन कमीशन का विरोध कहां क्या कौन कर रहा था, खासकर दो तीन नाम पूछता है तो मैं शुरुआत में इनके नाम लिखा दिए, बस ये ध्यान रखना। लाहौर, वहां चलते हैं। वैसे नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में लाहौर मतलब यहां पर लखनऊ में जो मतलब आंदोलन हो रहा था एक हिसाब से, तो इनको पकड़कर जेलों में बंद करने की कोशिश की जा रही थी, इनको मारा पीटा जा रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बचाने में गोविंद वल्लभ पंत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बचाया, कहते हैं। और इस चक्कर में गोविंद वल्लभ पंत की भी गर्दन टूटी थी इस दौरान। और उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत और नेहरू की नजदीकियां काफी बढ़ गई। कभी भी देखा होगा आपने, गोविंद वल्लभ पंत और नेहरू भारतीय राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके अलावा लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के शेर थे, पंजाब का शेर के नाम से फेमस थे। तो वहां से मैं एक प्रश्न बनाता हूं कि लाला लाजपत राय, नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं यहीं पर, कि लाहौर में जो चल रहा था, लाहौर में साइमन कमीशन का तीव्र विरोध, साइमन कमीशन का तीव्र विरोध हुआ था। अतः तत्कालीन लाहौर के तत्कालीन कप्तान, जो लाहौर का अंग्रेज कप्तान था सैंडर्स, क्योंकि हमने सैंडर्स हत्याकांड भी लिखवाया वहां पर, अतः तत्कालीन पुलिस कप्तान लाहौर के सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी डंडे बरसाए थे। प्रश्न पूछा ऐसे ही, इस वजह से मैं ऐसे लिखा दे रहा हूं। किसने लाठी डंडे बरसवाए थे? वो कहता है कि उस समय तत्कालीन पुलिस कप्तान लाहौर के थे सैंडर्स। तो उस समय भी प्रश्न आएगा, लाहौर में घटना घट रही है,
लाहौर में ही सबसे ज्यादा विरोध हुआ है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और इसमें बहुत ज्यादा चोटिल हो गए थे लाला लाजपत राय जी। और फिर इसके बाद ही कुछ समय बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर 1928 का दौर है, हालांकि मृत्यु बहुत बाद में हुई है, लेकिन क्योंकि इस सीक्वेंस में लिखना है हमें लाला लाजपत राय के बारे में, एक स्टेटमेंट पूछ रहा है वहां से, किसका है करके, तो मैं स्टेटमेंट यहां पर लिख रहा हूं, मेरे शरीर पर पड़े, मेरे शरीर पर पड़े लाठी डंडों का, मेरे शरीर पर पड़े लाठी डंडों का एक एक प्रहार, एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत में, एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत में अंतिम, ब्रिटिश ताबूत में अंतिम कील का काम करेगा। ये स्टेटमेंट पूछा गया है। मैं यहीं पर इसको इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि चूंकि यहीं पर आ जाए सब लाला लाजपत राय से संबंधित बातें। ये स्टेटमेंट किसका है, तो लाला लाजपत राय का। मतलब लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, कई जगह हमने उनका उल्लेख किया था, और अंततः साइमन कमीशन का विरोध करते करते ही लाठी डंडों से पीटने के बाद, घायल होने के बाद उनकी मौत हुई थी। इसलिए ये स्टेटमेंट उनके अंतिम समय का है। तो ध्यान रखिएगा किसका स्टेटमेंट, किस संदर्भ में, साइमन कमीशन के विरोध के बाद जो उन पर लाठी डंडों का प्रहार करवाया था सैंडर्स ने। सैंडर्स को कौन मारेगा इसी में आने वाला है वो बाद में। तो इसलिए चूंकि हमें यहां पर अभी केवल साइमन कमीशन की बातें चल रही थी। अच्छा, लाला लाजपत राय चूंकि बहुत बार, बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से आ रहे थे नाम, मैं चाहूंगा कि यहीं पर दो चार प्रश्न उनके लिए हो जाए अलग से, ताकि बार बार अब क्योंकि इसके बाद नाम बहुत कम आएगा। लाला लाजपत राय, कुछ उनसे प्रश्न मिस तो नहीं हुआ वाली बात है, वरना हम लोग काफी कुछ तो उनके बारे में पढ़ ही चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये भी हम लोग उनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ मिस हो रहा है तो वो सब यहां पर आ जाएगा। अच्छा, लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे मूलतः, जन्म, क्योंकि हमने कहा कि उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है और बार बार आ ही रहा था। और एक जगह है वहां धुंधी के यहां पर उनका जन्म हुआ था 1865 में। ये पहला पॉइंट मिला हमें उनसे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है या कभी प्रश्न बन सकता है। अच्छा, दूसरा, उनकी कोई पुस्तकें हैं तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं, पुस्तकें। यहां से प्रश्न उठाता है कभी कभी। ये देखिए, लाला लाजपत राय, राजनीति में जो भी योगदान था हम सब कवर कर चुके हैं, और इसके अलावा प्रश्न यहां पर हैं तो यंग इंडिया, महात्मा गांधी का पत्र भी था, वैसे भी वहां पर भी आ रखा है ये नाम। यहां पर आर्य समाज, आर्य समाज भी रहे हो, वहां पर भी उनका नाम आता रहता था लाला लाजपत राय का, इसलिए आर्य समाज उनकी किताब का नाम है। अच्छा, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, उनसे संबंधित जो पुस्तकें यहां पर उल्लेख हो रहा है वो हैं। यंग इंडिया, आर्य समाज में बहुत सारा योगदान उनका है, इसलिए आर्य समाज नामक पुस्तक भी उनकी है। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, बहुत सारी किताबें इनकी। प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, वो तभी सोचा करते थे जो हम अब सोचते हैं, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। इवन उस पर किताब भी लिख चुके हैं। ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ध्यान रखना, यंग इंडिया से डाउट बनता रहता है किसकी है क्या है, पुस्तकें बात आ रही थी।
अच्छा, महात्मा गांधी में भी हमने इंडिया शब्द को जोड़ा, लेकिन वो क्या है आप वहां पर आराम से देखना है। अच्छा, उनके द्वारा पत्र, उनका कोई पत्र है तो एक दो नाम यहां पर आ रहे हैं। वंदे मातरम, ये प्रश्न पूछता है कभी कभी, वंदे मातरम किसका पत्र है, इसलिए मैंने पुस्तकें और पत्र अलग अलग कर रखे यहां पर ताकि तो आप आराम से समझ सको। पंजाबी, पंजाबी, द पीपल, ये वंदे मातरम, पंजाबी, द पीपल। अच्छा, उसके अलावा जो इनसे प्रश्न बन सकते हैं कि ज्यादा तो आ ही रहा था इनकी पुस्तकें और पत्र, उनके जन्म और एक आईएनसी के अध्यक्ष कब रहे, अगर ये आ जाए प्रश्न। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, ये मैं पहले भी आ चुका है प्रश्न। 1920, इस साल 1920 में आईएनसी के 2 अधिवेशन हुए, क्योंकि असहयोग आंदोलन को लेकर चल रहा था, इसलिए आईएनसी के अध्यक्ष 1920 में रहे हैं कोलकाता अधिवेशन के। ये प्रश्न और मिल गए उनसे हमें कुछ। आईएनसी के अध्यक्ष, उनके पत्र, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उनका जन्म स्थान, और फिर किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, और जो जो भी इनके अलावा उनका योगदान था। पंजाब का शेर उनकी उपाधि है, क्योंकि ये हमने सब लिख दिया था तो यहां पर एक और चीज लाइन लिख देता हूं, अगर इनकी उपाधि पूछता है तो पंजाब का शेर, बस। क्योंकि इसके बाद लाला लाजपत राय का नाम नहीं आ पाएगा, बहुत कम कहीं पर उल्लेख हो सकता है, लेकिन यहां पर क्योंकि हमारा टॉपिक चला था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन में जो जो भी प्रश्न बनते थे वो उस टाइप से कवर कराने थे मैंने इसका शुरुआत, और कहां कहां इसका विरोध हुआ, किसने समर्थन किया, और सबसे ज्यादा विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, और उनके साथ क्या हुआ, किसने किया, सैंडर्स ने, और फिर उनका स्टेटमेंट और उनसे संबंधित खास खास बातें मैंने यहीं पर कवर कर ली, सब की सब। साइमन कमीशन की बात चल रही है। अब साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था वो मैं सब पहले बता चुका हूं, और क्या क्या इसके तहत हो रहा था। अच्छा, इसमें मतलब लाला लाजपत राय ने जब उनकी मृत्यु हुई तो 30 अक्टूबर 1928 होगा वो। एक पॉइंट अब और यहां पर है तो इनकी मृत्यु भी यहीं पर लिखाऊंगा, मृत्यु 30 अक्टूबर, मतलब इसी दौरान अचानक नहीं हुई, घायल हो गए थे वो काफी, 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि 1928 ही लिखता है वो, लेकिन 30 अक्टूबर बस हो गया। अब उनसे संबंधित काफी चीजें हमारे पास। तो साइमन कमीशन के सदस्य और उनके भारत में आने का कारण, विरोध का कारण, किन पार्टियों ने उनका विरोध किया, सब कुछ अब हमारे साथ है। दक्षिण में कौन विरोध कर रहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए किसने लखनऊ में उनके साथ इस टाइप का नरसंहार हो रहा था गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ, और जो जो भी खास खास बातें थी आगे। अब जाके हमारा पहला टॉपिक साइमन कमीशन निपटा हुआ है। अच्छा, इसमें वारदोली सत्याग्रह भी एक टॉपिक है जो हमने डाला वहां पर गुजरात के वारदोली में, और दूसरा टॉपिक हमारे पास यहां पर सैंडर्स हत्याकांड है, थोड़ा सा बाद में होगा इसलिए उसको बाद में कवर करूंगा। 3 फरवरी के बाद में 4 फरवरी की घटना पर चलता हूं। एक तरफ तो यह चल रहा था, दूसरी तरफ इतिहास में क्या चल रहा था यह सब आएगा। दूसरा पॉइंट उठा देता हूं, वारदोली, वारदोली सत्याग्रह के नाम से फेमस है। अच्छा, डेट की बात कहूंगा तो फरवरी 1928 ही कहता है कहने को, क्योंकि वहां 3 फरवरी था तो यहां 4 फरवरी हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए उसके बाद ही घटना आनी चाहिए थी, वारदोली सत्याग्रह। अच्छा, अब क्या था, कहां था, वारदोली स्थान कहां है, ये सब कहां की बात है, गुजरात में हो रहा था ये सब। डेट आ चुकी है अब तक, और ये बारदोली कहां है ये पता चल गया कि गुजरात में बारदोली जगह है, और यहां पर कौन नेतृत्व करता सब आएगा अभी। अब कारण चाहिए कि कपास के मूल्य में गिरावट हो रही थी इस समय जब ये चल रहा था, क्योंकि आपको पता ही है भारत में स्थिति ठीक नहीं है, गुलाम भारत में स्थिति क्या होगी, कपास के मूल्य में गिरावट। तो फिर अंग्रेजों ने जब कपास के मूल्य में गिरावट हुई तो राजस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। 1926-27 में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 22% राजस्व बढ़ गया था। तो आपात और सूखा के कारण ऐसा हो रहा था। तो मैं वैसे कारण लिख देता हूं मैं यहां पर,
कपास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था, कपास के मूल्य में गिरावट के कारण, कपास के मूल्य में गिरावट के कारण राजस्व बढ़ाकर 22% कर दिया गया था, 22% कर दिया गया। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास के मूल्य में गिरावट हो रही है, भारत में भी कपास का उत्पादन हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जो यहां प्रोडक्शन होता है वो अंग्रेज विदेशों में भेजते हैं। अब तो पता ही आपको, यहां पर कच्चा माल यहां से विदेशों में जा रहा है, वहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, उन्हीं उद्योगों में वही चीज बनकर हमारे पास ही बेचने को आती है, यानी हम ही से कच्चा माल लिया जाता है और हम ही को बेचा जा रहा था। खासकर तृतीय विश्व के देशों के संदर्भ में था। कारण बहुत सारे निकल के आ रहे थे यहां पर, एक कारण तो मैंने ये बताया। इसके अलावा भारत में सूखा और अकाल हो रहा था, राजनीतिक संकट तो था ही, सूखा और अकाल के कारण टैक्स की राशि को लगातार बढ़ाया जा रहा था, और भारत में सूखा और अकाल था, सूखा तथा अकाल। जब सूखा और अकाल बढ़ गया तो उत्पादन किसी चीज का भी नहीं हो रहा होगा, इसलिए टैक्स की राशि बढ़ाती जा रही थी। ऐसी स्थिति में भी जब सूखा और अकाल था तब टैक्स की राशि बढ़ाई जा रही थी, जो मेन कारण था मैंने ऊपर लिख दिया। इसके अलावा ये तो थे, यही कारण ये था एक हिसाब से, ये सब कारण है। अब यहां के लोग क्या चाहते हैं, बारदौली के लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, भैया सूखा और अकाल है, टैक्स बढ़ाना ठीक नहीं है, टैक्स को कम किया जाए। तो कहते हैं कि बारदौली में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था। नेतृत्वकर्ता अगर पूछेगा तो यहां पर नेतृत्वकर्ता तो सरदार पटेल होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी का आना बहुत बाद में होगा, लेकिन यहां के क्षेत्रीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व। अब हमारे पास बारदौली सत्याग्रह की डेट है, वो कहां था ये पता चल गया हमें। अच्छा, उसके अलावा उसका कारण क्या था, कारण मैंने आपको मेन लिखा दिए दो। उसके अलावा नेतृत्वकर्ता कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जब टैक्स की राशि बढ़ाई जा रही होगी तो सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन कर दिया, भैया हम इतना टैक्स नहीं दे सकते, टैक्स कम किया जाए, या फिर टैक्स की राशि को इस प्रकार से कुछ किया जाए तो धीरे धीरे मैनेज करके किसान उसे कैसे न कैसे आज नहीं तो कल दे देगा। और फिर जैसे आंदोलन तीव्र होने लगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टैक्स की राशि को कम करने की बात कह दी, और फिर धीरे धीरे किसानों ने उनका समर्थन कर दिया। तो अब राजस्व बढ़ाकर 22% की बात हुई, देखिए 22% कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे सरदार पटेल के नेतृत्व में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हो गया। अपने आप में बारदौली किसान आंदोलन ही था। जब सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया तो धीरे धीरे वहां पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होने लगी। अब इससे क्या जो प्रश्न बने हैं वो पूछता है कि पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा, पटेल के नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन, पटेल के नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन सफल रहा। और जो कर था, टैक्स था, जो टैक्स की बात करते हैं, टैक्स की राशि, मेन तो दिक्कत ये थी भैया टैक्स कम करो कैसे भी हो, और ऐसी स्थिति में टैक्स देना संभव नहीं है, और टैक्स की राशि को घटाया जाए तो जो कर की राशि थी 22% से घटा दिया गया। टैक्स की राशि को 22% से, यह सफलता थी, मतलब टैक्स की राशि को 22% से घटाकर, यह प्रश्न पूछता है कभी कभी, 6.03% कर दिया गया था। समझ गए होंगे कि यह आंदोलन कैसे सफल रहा। सरदार पटेल के नेतृत्व में जब यह आंदोलन चरम पर चल रहा था तो टैक्स की राशि को माफ को लेकर ही था मूल था, अंततः सफलता मिली और टैक्स की राशि को घटाकर इतना कम कर दिया गया। देखिए ये प्रश्न पूछता है कभी, और एक्स्ट्रा प्रश्न जो है मैं सब लिखा दूंगा यहां पर, और क्या क्या पूछता है यहां से, कि इस बात से खुश होकर बारदौली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो प्रश्न बना देता हूं मैं, मतलब इस सफलता से बारदौली की महिलाओं ने
पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं हम जिन्हें, पटेल को सरदार, बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, की उपाधि दी थी। बस प्रश्न बन गया हमारा कि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने। बाई चांस ऑप्शन ना हो बारदोली की महिलाएं, तो प्रश्न ऐसे हो सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा है। वैसे तो नॉर्मली बारदोली की महिलाओं ने कहता है, पटेल को सरदार की उपाधि देने वाली बारदोली की महिलाएं हैं। बाई चांस बारदोली की महिलाएं ऑप्शन में ना हो, तो फिर आपका क्या प्रश्न होना चाहिए, तो बारदोली की महिलाओं के कहने पर ही महात्मा गांधी ने पहली बार पटेल को सरदार कहा था, यह प्रश्न पूछता है। तो मैं उसको जैसे प्रश्न पूछा वैसे ही लिख देता हूं, बारदोली की महिलाओं के कहने पर, महिला बाद में गांधी जी आगे थे, यहां पर महिलाओं के कहने पर ही गांधी ने, महात्मा गांधी ने, बारदोली की महिलाओं के कहने पर ही गांधी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पटेल को सरदार कहा था, सरदार कहा था। क्वेश्चन की डिमांड क्या है समझ जाइएगा, जो पूछना चाह रहा है। इसे कहीं पर भी नॉर्मली सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो गांधी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना मूलतः अगर प्रश्न बारदोली की महिलाओं ऑप्शन में न हो तो गांधी चल जाएगा, लेकिन अगर बारदोली की महिलाएं पहले है तो हमें गांधी नहीं, पहले बारदोली की महिलाओं ने कहा था, इस वजह से गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी पहली बार। ये प्रश्न यहां से और मिले हमें। सरदार पटेल का बहुत बड़ा नाम है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है उनको। और फिर एक बार एक प्रश्न और यहां पर, जैसे गांधी जी कहां एंट्री कर गए इसमें, बारदोली की महिलाओं में, या फिर इस आंदोलन के दौरान गांधी जी कब आए, तो गांधी इस आंदोलन में अगस्त 1928 में पहुंचे थे। तो मैं एक प्रश्न और यहां पर, गांधी जी का जिक्र हो रहा है, तो गांधी इस आंदोलन में, मतलब बारदोली सत्याग्रह में अगस्त 1928 में पहुंचे थे, ये प्रश्न मिला हमें। मतलब गांधी का प्रवेश 1928 में हो रहा है, मूलतः इस आंदोलन को नेतृत्व देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ध्यान रखना। मतलब उसका नेतृत्व किसने किया था अगर प्रश्न पूछे तो पटेल ही होगा। अच्छा, इसके अलावा जो यहां पर प्रश्न है कि सरदार पटेल, जो ये सरदार पटेल ने जो मांग रखी थी कि भैया राजस्व कम किया जाए, तो सरकार के राजस्व अधिकारी जिन्होंने वास्तव में ये टैक्स बढ़ाया करके जांच करी थी, वो कौन था पूछता है। एक दूसरा, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, लौह पुरुष। तो एक प्रश्न और बना देता हूं, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। इसके अलावा अगर पूछता है तो भारत के लौह पुरुष कौन है, सरदार पटेल जी। इनसे संबंधित प्रश्न, क्योंकि हम अभी भी बारदोली में ही हैं, उससे संबंधित प्रश्न बना रहे हैं, उस बहाने बहुत सारे प्रश्न को भी निपटा रहे हैं। अब एक प्रश्न और बढ़ गया कि जो राजस्व की जांच की गई थी, मतलब सरकार के राजस्व अधिकारी कौन थे इस समय, मतलब बारदोली के समय, बारदोली सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह ही मानते हैं हम इसे, के समय सरकार की, जो ब्रिटिश सरकार थी, सरकार के राजस्व अधिकारी, इस टाइप से प्रश्न बना दे बाई चांस तो ये भी हमारे पास, बारदोली के समय सरकार के राजस्व अधिकारी पूछेगा तो मैक्सवेल कहेगा, मैक्सवेल थे। तो प्रश्न इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, मैक्सवेल। अब मेरी समझ में सारे प्रश्न लगभग आ चुके हैं अब तक यहां पर। बारदोली सत्याग्रह में, मतलब एक हिसाब से बारदोली सत्याग्रह एक छोटा मोटा आंदोलन था वैसे तो शुरुआत में, बस मांग ये थी कि सूखा अकाल पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद विश्व स्तर पर कपास की मांग घट रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी राजस्व बढ़ाकर 22% कर दिया था।
इसी के विरोध में वहां पर किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे इस आंदोलन में सरदार पटेल ने नेतृत्व किया, क्योंकि वहीं के थे, गुजरात के थे। और फिर उन्होंने मांग रख दी, भैया 22% नहीं देंगे हम। और धीरे धीरे इसी को लेकर आंदोलन होने लगा और धीरे धीरे बड़ा आंदोलन हो चुका था। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने राशि 22% से घटाकर 6.03% कर दी। ये सफल रहा आंदोलन, किसान आंदोलन। इसलिए मारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। और फिर बाद में अगस्त 1928 में जब गांधी आए तो गांधी ने भी यहां पर जो काम किया है, उसके बाद गांधी के कहने पर, मतलब महिलाओं के कहने पर, गांधी ने पटेल को सरदार कहा था इस प्रश्न। और फिर सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष, और एक वो राजस्व अधिकारी का जिक्र कर रहा था मैं यहां पर। ये अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे पास यहां से बने हैं। दो महत्वपूर्ण पॉइंट अब हमारे पास है कि भैया बारदौली सत्याग्रह 1928 का और साइमन कमीशन भारत आने के बाद, और उसने क्या क्या हुआ उसके साथ और कैसे कैसे रहा। अच्छा, इसमें दो जो बड़े टॉपिक हैं वो नेहरू रिपोर्ट है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी है अक्टूबर 1930 कह दिया हमने। और जो बड़ी घटनाओं में यहां पर दो बड़ी घटनाएं अब तक आ चुके हैं। अच्छा, अब जो तीसरा पॉइंट हम बनाते हैं इसमें कि भैया भारत के जो भारत सचिव थे उस समय, आईएनसी का कोलकाता अधिवेशन भी अपने आप में एक टॉपिक है। यहां पर मैं तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक बना देता हूं क्योंकि ताकि नेहरू रिपोर्ट का आराम से पढ़ा सकूं। तीसरा पॉइंट, आईएनसी के 1928 के कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, आईएनसी के 1928 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की है। मोतीलाल नेहरू, यह भी आप ध्यान रख सकते हो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू करेंगे कोलकाता अधिवेशन में और 1929 में उनके पुत्र करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो लाहौर अधिवेशन होगा, वो बहुत हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस रही है और वहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था अंततः। इसलिए 1929 का लाहौर अधिवेशन हमें ध्यान रहता है। उससे ठीक एक साल पहले कोलकाता अधिवेशन आईएनसी का, तब मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष देश के। बस इतना सा प्रश्न था हमारे पास। अच्छा, दूसरा यहां पर जो प्रश्न है कि एचएसआरए का गठन, एक पॉइंट इसके लिए मैं यहां पर बनाऊंगा। चौथा पॉइंट, एचएसआरए, यहां से प्रश्न उठाएगा तो मैंने कहा था इस बार एचआरए नहीं है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसमें समाजवाद जुड़ा है बस। एचआरए था नहीं तो एचआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब एचआरए का स्थान इसने ले लिया एक हिसाब से देखा जाए तो। एचआरए के बाद तो 1925 में काकोरी कांड हो गया था, बहुत सारे क्रांतिकारी मारे भी गए और बहुत सारों को जेलों में बंद कर दिया गया था। एचआरए का गठन अगर पूछेगा प्रश्न तो मैं इसको अलग से एक टॉपिक ही मान के चल रहा हूं फिलहाल। एचएसआरए को इसका नाम आया तो अगर गठन कहता है, गठन तो 1928, और जो जो भी प्रश्न है मैं यहां पर ही इसको लिख देता हूं। अच्छा, कहां हुआ है तो दिल्ली में। स्थान पूछे तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान आपने सुनाई है। एक क्रांतिकारी का गढ़ बन चुका था उस समय दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान। और हिंदुस्तान समाजवाद विचारधाराएं चल रही थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों में। और इसमें जो शामिल लोग, एचएसआरए की बात चल रही थी, उसका फुल फॉर्म देखना था हमने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गठन 1928, स्थान नई दिल्ली या दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान, सदस्य भगत सिंह, और जो बड़े नामों में है यहां पर वो चंद्रशेखर आजाद,
दो नाम यहां पर लिखा रहा हूं मैं, उसके अलावा बहुत सारे नाम क्रांतिकारी लोग जो भी थे। अब चंद्रशेखर आजाद जो काकोरी कांड में हाथ नहीं लगे थे, गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। भगत सिंह जो कि एचआरए से भी जुड़े थे, पहले से ही समाजवादी गतिविधि में बहुत ज्यादा लिप्त थे इस समय और समाजवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एक और क्रांतिकारी संगठन था। मतलब एचआरए का अपरवर्ती है ये, इससे पूर्ववर्ती कहेगा तो एचआरए था, 1924 में कानपुर में बना था वो। प्रश्न तो इसमें गठन करने वाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जो बड़े नाम यहां पर मैंने लिखा है। अब तक मैं आईएनसी के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष पूछ दे रहा है, तो जो जो भी टॉपिक कवर करा चुका हूं ये। अच्छा, यहां पर जो था ये बारदौली सत्याग्रह है, उससे प्रश्न बनाए थे हमने। एचआरए से भी एक दो प्रश्न कभी बनाएगा तो ये है। अब इसमें नेहरू रिपोर्ट की को छोड़कर एक सैंडर्स हत्याकांड बचा हुआ है। मैं थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट बना के उसे अलग से हेडिंग डालता हूं, सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स वही लाहौर का तत्कालीन पुलिस कप्तान जिसने लाला लाजपत राय पर लाठी डंडे बरसाए थे। क्रांतिकारियों ने शपथ ली थी कि उसकी हत्या कर देंगे, चाहे कुछ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में है। और सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था पूछता है, कभी कभी इसकी डेट पूछ देता है। तो 17 दिसंबर 1928, कहां? लाहौर में। वो लाहौर का ही पुलिस कप्तान था। किसने की? अगर सैंडर्स हत्याकांड के नायक पूछता है, माना कौन थे? जैसे हमने काकोरी कांड का नायक कहा था, वैसे यहां भी नायक होंगे। तो इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी नाम हैं भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। मतलब इस घटना में जो शामिल लोग थे वो भगत सिंह का तो नाम आता ही है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस ही चलेगा लास्ट में, और आरोप तय हो जाने के बाद उनको फांसी होगी, आपको पता ही है। मतलब यही आरोप था उन पर कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की। ये तीन नाम तो आपको पता ही है। चंद्रशेखर कभी हाथ लगे नहीं वैसे भी, और बाद में अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारेंगे। तो ये जो तीन बड़े नाम हैं, इसमें और भी हैं, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी नाम। और लेकिन प्रश्न पूछता है कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, उस समय उन पर कौन सा आरोप था? इन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलेगा। मतलब और भी थे क्रांतिकारियों में, और भी थे। जतिन दास भी है वहां पर, जो बड़े नामों में है। ये नाम भी आपने सुना होगा, जतिन दास। बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी वहीं पर लाहौर में, क्योंकि खराब भोजन दिया जा रहा था, इसकी वजह से उन्होंने वहीं पर आमरण अनशन कर दिया था। बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी वहां 1929 में, और उसका जिक्र मैं वहीं पर करूंगा। मतलब कौन थे इसमें? मेनली ये नाम थी जिनको लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी होनी है। इन पर बाद में यही लाहौर षड्यंत्र केस लगेगा, लाहौर षड्यंत्र केस। और शहीद आजम यानी भगत सिंह से संबंधित जो भी प्रश्न हमें अब तक बनाए हैं, सब यहां पर आ जाने चाहिए, वो आते रहे। अच्छा, 23 अप्रैल जो भी इससे संबंधित प्रश्न, जैसे सैंडर्स हत्याकांड से प्रश्न पूछा है कि बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें भूमिगत हो गए थे, और लेकिन जो निर्दोष थे वो पकड़े गए, तो उन पर भी आरोप तय कर दिए गए। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग, इसमें बटुकेश्वर दत्त भी है। मतलब इस घटनाओं में, जैसे क्रांतियों में ये नाम बटुकेश्वर दत्त, इनका नाम भी अभी सुनना ही है हमने। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में पत्र बम फेंके जाएंगे बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, अंग्रेजों को जगाने के लिए। अच्छा, बाद में यही लाहौर षड्यंत्र केस लगेगा, तो फिर इनको फांसी भी होनी है।